नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को। अक्सर लोग मानते हैं कि टैक्स का टॉपिक बहुत ही ड्राई और कॉम्प्लेक्स होता है ना? लेकिन आज हम इस उलझन को सुलझाएंगे और इसे एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल सफर में बदल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? बस ये 6 चीजें। वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट, जीएसटी का एक्चुअल मैथ्स, इसके अलग अलग टाइप्स, स्टेट के अंदर और बाहर सेल के रूल्स, रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी है और फाइनली ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट के स्पेशल रूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो टैक्स का सिस्टम किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, मतलब एक के ऊपर एक टैक्स का पूरा जाल बिछा हुआ था। अब इन सब को पूरी तरह से हटाकर सिर्फ एक सिंगल सुपर स्ट्रीमलाइन सिस्टम ला दिया गया है। सीधा सा फंडा है, पूरे भारत में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगने वाला एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स। इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव के पीछे बस एक ही सॉलिड फिलॉसफी काम कर रही थी, वन नेशन वन टैक्स। इस एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाली जो कैस्केडिंग प्रॉब्लम थी वो लगभग खत्म हो गई और स्टेट बॉर्डर्स के आर पार बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट हो गया। अब एक सवाल आता है कि सरकार इस टैक्स कलेक्शन सिस्टम पर इतना डिपेंड क्यों करती है? भाई, देश चलाना कोई छोटा काम तो है नहीं। नई सड़कें बनानी हो, हॉस्पिटल्स चलाने हो, रेलवेज, पुलिस फोर्स या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, इन सब जरूरी कामों के लिए फंड्स यहीं से तो आते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जीएसटी का ये मैथ्स असल में काम कैसे करता है। इसे एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई 10,000 रुपए का एक मोबाइल फोन खरीद रहा है। ये इसकी बेस वैल्यू है। अब अगर इस पर 18% जीएसटी लगना है तो कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। 10,000 का 18% हुआ सीधा सीधा 1,800 रुपए। तो कस्टमर की जेब से फाइनल कितने पैसे जाएंगे? 11,800 रुपए। अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये पैसा कैसे बंटता है। ये जो 11,800 रुपए हैं, इसमें से 10,000 तो सेलर के पास प्रोडक्ट की कीमत के तौर पर सेफ रहेंगे, लेकिन वो जो ऊपर के 1,800 रुपए है ना, उनका पूरा हिस्सा स्ट्रिक्टली सरकार के खाते में जाएगा। सेलर सिर्फ उसे कलेक्ट करने का एक जरिया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जीएसटी के अलग अलग टाइप्स को समझना। जैसे जैसे कोई बिजनेस ग्रो करता है और लोकल मार्केट से बाहर निकलता है तो इस टैक्स सिस्टम की 4 अलग अलग कैटेगरीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सुनने में थोड़े हेवी लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बस ये श्योर करना है कि टैक्स का पैसा बिल्कुल सही अथॉरिटी के पास जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर चंडीगढ़ और अंडमान जैसी कोई यूनियन टेरिटरी। हमारा चौथा पॉइंट भी इसी से जुड़ा है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट रूल्स। असली दुनिया में कौन सा टैक्स लगेगा, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि सामान फिजिकली कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर सेल एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, मान लीजिए हरियाणा में गुड़गांव से फरीदाबाद सामान जा रहा है, तो वो 18% टैक्स आधा आधा बढ़ जाएगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। लेकिन अगर वही सामान दिल्ली से राजस्थान जा रहा है, यानी स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो पूरा का पूरा 18% एक साथ आईजीएसटी के रूप में लग जाएगा। है ना एकदम लॉजिकल? अब आते हैं हमारे पांचवें और बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर। आखिर ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कब होता है? टैक्स के रूल्स जानना अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस करने वालों को ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उन्हें लीगली कब रजिस्टर करना है। जनरली ये आपके टोटल रेवेन्यू यानी टर्नओवर पर तय होता है। सीधा सा रूल है, अगर गुड्स यानी सामान का बिजनेस साल भर में 40 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस करता है या फिर सर्विसेज का बिजनेस 20 लाख रुपए की लिमिट पार करता है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। इसे एक आसान से उदाहरण से देखते हैं। मान लेते हैं एक कपड़ों का बिजनेस है। अगर किसी साल उनकी टोटल सेल 45 लाख रुपए के पार पहुंच गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने 40 लाख की उस लीगल लिमिट को क्रॉस कर दिया है। अब यहां कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, उन्हें ऑफिशियली जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। और अब हमारा आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशल ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट रूल्स। यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। हमेशा सिर्फ बड़ी टर्नओवर लिमिट्स क्रॉस करना ही रजिस्ट्रेशन की अकेली शर्त नहीं होती। कुछ केसेस इतने स्पेशल हैं जहां सरकार के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं।
जैसे अगर कोई इंटरस्टेट सेल कर रहा है, मान लीजिए हरियाणा से महाराष्ट्र, या फिर कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। इसके अलावा स्पेसिफिक टीडीएस और टीसीएस वाले मामले और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल करने वालों के लिए तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी होता है। ये पॉइंट काफी लोगों को हैरान कर देता है। सोचिए, अगर कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पर महीने का सिर्फ 5,000 रुपये का भी सामान बेच रहा है ना, तब भी उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, टर्नओवर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ई-कॉमर्स के मामले में ये स्पेशल रूल बिना किसी छूट के लागू होता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और दिलचस्प केस है एक्सपोर्ट्स का। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट्स को ज़ीरो रेटेड सप्लाई माना गया है, जिसका मतलब है कि टेक्निकली उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन उस बिजनेस को लीगली ऑपरेट करने के लिए एक ऑफिशियल जीएसटी रजिस्ट्रेशन का होना 100% मैंडेटरी है। तो इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है और व्यापार सीमाओं के पार जा रहा है, क्या आज की छोटी और कैजुअल ऑनलाइन सेल्स अनजाने में ही सही कल की बहुत बड़ी लीगल टैक्स जिम्मेदारियों में तो नहीं बदल रही हैं? इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा।